हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी में। और मैं आज आपको अपने व्यूअर्स की भेजी कुछ सच्ची और डरावनी कहानियों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको ऐसी ही बेहद डरावनी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे YouTube चैनल हॉरर मिनाटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज आगे भी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। आगे की स्टोरी मैं अपने व्यूअर्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करूँगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं अपनी फ्रेंड रिया की एक सच्ची डरावनी कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। रिया अपने मम्मी सुमन और पापा विनोद के साथ दिल्ली में रहा करती थी। वह हर साल अपने मम्मी पापा के साथ गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल जाती थी। उसका ननिहाल अलीगढ़ ज़िले में है। एक बार की बात है, रिया की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। रिया और सुमन ननिहाल जाने के लिए तैयार थे। विनोद को ऑफिस में काफ़ी काम होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल गई। दिन ढल चुका था। सुमन ने कहा, अब रहने दो, अब जाने का समय नहीं है। सुबह होते ही हम अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। इस बार विनोद ने कहा, हमारे पास खुद की कार है, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है। रिया भी जिद करने लगी, मम्मा अभी चलो ना, मुझे अभी नानी के घर जाना है। रिया और विनोद के बहुत जिद करने पर सुमन जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने क्यों उसका मन घबरा भी रहा था। अब रात हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। विनोद कार चला रहा था। सुमन और रिया पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। जिस गांव में उन्हें जाना था वह गांव अलीगढ़ से करीब 20 किलोमीटर आगे था। वह अलीगढ़ पहुंच चुके थे। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान भी था। कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चली जा रही थी। थोड़ी ही दूर चलने पर गाड़ी अचानक रुक गई। रिया ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई। विनोद ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूँ मैं। सुमन ने कहा, जल्दी देखिए और यहाँ से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती जब मैंने आपको मना किया था कि कल चले चलेंगे। फिर विनोद मुंह बनाते हुए कार से उतरकर गाड़ी का बोनट खोलकर देखने लगा, लेकिन गाड़ी में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सुमन ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। विनोद अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर सुमन ने रिया के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे, मैं कह रही हूँ चलिए यहाँ से, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब विनोद ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी भी नहीं है, फिर गाड़ी यहाँ कैसे रुक गई है। देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि रिया चिल्लाई, मम्मी। एकदम से विनोद ने कार को रोका। दोनों मम्मी पापा रिया से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों तुम। इस पर रिया ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और एक औरत आ गए हैं। विनोद ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी पता चल जाता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है। मुझे नहीं लगता ऐसे में इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और भी होगा। रिया ने आंखें डर से फटी हुई देखी और वह कह रही थी, पापा ट्रस्ट मी, मैंने देखा उन आदमी और औरत को। सुमन ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए आप। गाड़ी की रफ्तार विनोद ने तेज कर दी।
तभी कार के शीशे में विनोद को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही विनोद का हाथ स्टीयरिंग से छूट और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके विनोद ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन विनोद ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज़ कर ली, क्योंकि अभी तक वो रिया की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी औरत को ऐसे कार के सामने आना और लिफ्ट मांगना सुमन और विनोद को डर से भर देने के लिए काफ़ी था। विनोद तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुंध रफ्तार में भगाया जा रहा था। तभी ये क्या, वह औरत और आदमी जिनको विनोद ने पीछे छोड़ा था फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह को आ गई थी। अचानक सुमन का फ़ोन बजा। हेलो, कौन? सुमन बोली। दूसरी तरफ से सुमन का भाई अर्जुन बोल रहा था। हेलो दीदी, आप कैसी हो? सुमन ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और सुमन ने उन दोनों आदमी औरत के बारे में अर्जुन को बताया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी बताता हूँ। और 10-15 मिनट बाद ही अर्जुन वहाँ रास्ते पर खड़ा था। विनोद ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए, पता नहीं क्या हो रहा था हमारे साथ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजाजी, मैं आ गया हूँ ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दिया। अब तो मानो जैसे सुमन, विनोद और रिया का डर अर्जुन के आ जाने से हवा ही हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजाजी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूँ, आप अंदर जाइए। विनोद ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। जैसे ही रिया और उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया तो तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। ये देख सुमन और विनोद दंग थे कि क्या हुआ है घर में, और हमें अर्जुन ने भी कुछ नहीं बताया। सुमन की माँ ने रोते हुए सुमन से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही सुमन, विनोद और रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुमन को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था, घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी। यह देखने के लिए कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, सुमन ने अर्जुन के चेहरे में कफन हटाया। हाँ, सच में वही था। सामने जो लाश पड़ी थी वो अर्जुन की ही थी। सुमन के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था। तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वो कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़ जाते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य ने मरने वाले का हद से ज़्यादा प्रेम, या बहुत सारी वजह भी हो सकती हैं। दोस्तों, रिया ने मुझे बताया था कि अगर उसके मामा उस दिन उसको बचाने नहीं आए होते तो शायद वो तीनों की भी मौत हो चुकी होती, क्योंकि जो औरत और आदमी उन दोनों को दिखाई दिए थे, यानी रिया के मम्मी और पापा को और रिया को भी, वो दोनों प्रेत आत्मा थे। क्योंकि जब वो अपनी ननिहाल पहुंची तो उस जंगल के रास्ते के बारे में जो उन्होंने अपने नाना से और नानी से सुना, वो सुनकर वो दंग रह गए। उन्होंने उनको बताया कि जिस रास्ते से वो लोग आ रहे थे वो रास्ता भूतिया रास्ता माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक दंपति यानी
एक पति और एक पत्नी की मौत हो गई थी और रात के समय आने वाले लोगों को वो दंपत्ति बहुत ज़्यादा परेशान करती है और कुछ लोगों की एक्सीडेंट में मौत करवाने का कारण भी वो दोनों पति पत्नी हैं जो रात में भूत बन के उस रास्ते पर घूमते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं विराज आज आपको अपने दोस्त राकेश के साथ हुई एक सच्ची डरावनी स्टोरी के बारे में सुनाऊंगा। ये बात है अक्टूबर 2018 की, जब राकेश और उसकी वाइफ किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। राकेश ऑफिस में काम करता है। ऑफिस से छुट्टी होने में रात के 8 बज गए क्योंकि आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसे लेट हो गया। राकेश छुट्टी होते ही जल्दी से जल्द अपने घर पहुंचा और अपनी वाइफ सुनीता को लेकर रात के करीब 9 बजे अपनी बाइक से दोस्त के यहाँ जाने के लिए निकल गया। मगर उसे पता नहीं था कि यह रात उसके जीवन की सबसे भयानक रात होने वाली है। राकेश के घर से उसके दोस्त का घर करीब 40 किलोमीटर दूरी पर था, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। राकेश और सुनीता बात करते हुए जा रहे थे। तभी सुनीता ने देखा कि एक ट्रक उनके पीछे लगातार हॉर्न बजाए जा रहा है। सुनीता राकेश से बोलती है, सुनो, पीछे वाली गाड़ी का साउंड बार बार आ रहा है और पीछे वाली गाड़ी बार बार हॉर्न भी बजा रही है। तभी राकेश बोलता है, क्यों मजाक कर रही हो, पीछे कोई गाड़ी है ही नहीं। सुनीता बोलती है, वह गाड़ी जस्ट हमारे पीछे है। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे तो ना कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी और ना कोई हॉर्न की आवाज़ आ रही थी। फिर उसकी वाइफ को कैसे दिखाई दे सकती है? पहले तो राकेश को लगा कि उसकी वाइफ मजाक कर रही होगी। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी वाइफ कभी भी ऐसे सुनसान रास्ते पर मजाक कर ही नहीं सकती। तभी वह ट्रक अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर सुनीता को लगता है शायद ट्रक कहीं रुक गया होगा। कुछ दूर जाते ही सामने से अचानक वही ट्रक आ जाता है, परंतु इस बार वह सिर्फ राकेश को ही दिखाई देता है। अचानक सामने आता ट्रक देख राकेश को घबराहट सी होती है। राकेश घबराहट से असंतुलित होकर बाइक लेकर गिर जाता है। सुनीता कहती है, क्या हुआ? राकेश कहता है, वह ट्रक हमारे ऊपर आने वाला था। उसकी वाइफ कहती है, यह तुम्हारा भ्रम था, सामने कोई ट्रक तो था ही नहीं। तभी राकेश पीछे मुड़कर देखता है तो सच में वहाँ कुछ नहीं था। तभी एक डरावनी चीख उन दोनों को सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर वे दोनों बहुत डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और उनको इस जगह से बहुत जल्दी निकलना चाहिए। ये दोनों बात समझ जाते हैं। राकेश जैसे ही बाइक उठाता है, बाइक से चाबी गायब थी। वह दोनों आसपास चाबी को बहुत ढूंढते हैं, मगर चाबी उनको कहीं नजर नहीं आती। तभी अचानक सुनीता को आसमान में कुछ दिखाई देता है, कुछ धुआं जैसा। उसे देखकर सुनीता बहुत डर जाती है, क्योंकि वह कोई धुआं नहीं बल्कि कुछ आत्मा जैसा आसमान में घूम रहा था। कुछ आत्माएं आसमान में मंडरा रही थी तो कुछ उनके आसपास घूम रही थी। परंतु जब ये सुनीता को दिखाई दे रहा था और लगातार डरावनी आवाज़ आए जा रही थी, यह सब देख और सुनकर सुनीता डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। राकेश उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वह होश में नहीं आती। राकेश सोचता है वह किसी को कॉल करे, पर वह जैसे ही अपना फ़ोन देखता है, फ़ोन बाइक के गिरने से टूट चुका था। अब इस सुनसान रास्ते में उनकी मदद कौन करेगा? तभी अचानक दूर से एक कार आती दिखाई देती है। उसे देखकर राकेश को थोड़ी राहत मिलती है। राकेश उस कार को रोकना चाहता है, मगर वह कार उसके पास नहीं रुकती और दूर जाकर रुक जाती है। राकेश कार वाले को अपना सारा हाल बताता है और उसे अपनी मदद करने को बोलता है। राकेश कहता है कि उनको आगे शहर तक छोड़ दें, क्योंकि उसकी वाइफ सुनीता बेहोश हो चुकी है।
इसलिए उसे इलाज की भी ज़रूरत थी। कार वाला उनको आगे तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। राकेश अपनी बाइक उठाता है और जंगल में थोड़ा अंदर को खड़ी कर देता है, जिससे कि कोई उसकी बाइक को चोरी ना कर सके। कार वाला उन्हें अपनी कार में बैठा लेता है और कुछ दूर जाते ही कार के सामने से अचानक कोई सफ़ेद चीज़ रास्ते पर दिखाई देती है। ये देखकर कार वाला कार को रोक देता है। तभी राकेश कार वाले से पूछता है कि क्या हुआ, मगर कार वाला कोई जवाब नहीं देता। राकेश के बार बार पूछने पर भी कि हुआ क्या है, कार वाले का कोई उत्तर आता ही नहीं। तो राकेश आगे ड्राइविंग सीट पर कार वाले को देखने लगता है, मगर कार वाला उसको वहां दिखाई ही नहीं देता। ये सोचकर कि शायद कार वाला नीचे उतर गया होगा कुछ देखने के लिए, वह भी कार वाले को ढूंढने के लिए नीचे उतर जाता है। पर वो तब हैरान हो जाता है। वह यह देखता है कि जिस जगह वो खड़ा है वह वही जगह है जहाँ पे उसकी बाइक गिरी थी। यह सब देखकर राकेश को कुछ समझ में ही नहीं आता। उसकी बाइक को बीच सड़क पर खड़ा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वह तो अपनी बाइक को जंगल के थोड़ा अंदर खड़ा करके आया था और फिर इतना सफ़र जो कार से तय किया था वह कहाँ गया। वह सुनीता को होश में लाता है। सुनीता के होश में आते ही दोनों डरते हुए बाइक के पास जाते हैं और राकेश देखता है कि उसकी चाबी उसके बाइक में ही लगी है। राकेश सुनीता से बोलता है, जल्दी आओ, हमें बहुत जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। तभी सुनीता राकेश से पूछती है, यह सब हमारे साथ हो क्या रहा है? पर राकेश खुद उसे भी कुछ बताने की हालत में नहीं था। वह सिर्फ इतना कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए और दोनों बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। मगर वह डरावनी आवाज़ उनका अब पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। अब रात के करीब 12 बज चुके थे। आसमान में बिजली चमक रही थी। अंधेरी काली रात, सुनसान सड़क, ऊपर से यह हादसा, कुछ डरावनी आवाज़ किसी को भी विचलित कर सकती थी। जैसे तैसे राकेश और सुनीता अपने दोस्त के यहाँ पहुँचते हैं। उनको देख उनका दोस्त कहता है, तुम लोग बहुत लेट हो गए हो, पार्टी तो अब ख़त्म हो गई, सारे मेहमान घर जा चुके हैं। तभी उसके दोस्त के पिताजी राकेश से पूछते हैं, तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो बेटा? आखिर इतनी घबराहट क्यों है तुम्हारे अंदर? तब राकेश अपने साथ हुए हादसे के बारे में उनको बताता है कि उनके साथ जंगल में क्या क्या हुआ। वह तो घर से यहाँ आने के लिए समय से ही निकले, परंतु रास्ते में वो लोग किस कारण से लेट हो गए वह सब कुछ उन लोगों को बता देता है। तभी वह दोस्त के पिताजी बोलते हैं, आज तो अमावस्या है और जो चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही है वह कोई साधारण चीज़ नहीं है। जंगल में भटकती हुई आत्माएं थी जिनका मकसद हर किसी को परेशान करना रहता है। अब जब तुम सही सलामत आ गए हो तो आज रात यही रुकना और सुबह होते ही चले जाना। रात को जाना खतरे से खाली नहीं है और राकेश और सुनीता वहीं रुक जाते हैं। इस हादसे के बाद राकेश और सुनीता कभी भी उस रास्ते पर नहीं जाते और आज भी वह हादसे को याद करते हैं तो बहुत सहम और डर से जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं रणवीर आज आप लोगों के लिए दो हमारे भारत की ही हॉन्टेड सड़कों के बारे में बताने वाला हूँ। गाड़ी चलाते वक्त सड़क पर सफ़ेद साड़ी में अगर कोई महिला दिख जाए और फिर आपकी गाड़ी का तेज़ी से पीछा करने लगे तो डर के मारे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत में कई ऐसी सड़कें और हाईवे हैं जहां रात होते ही ऐसे डरावने नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक रोड जिसको कैंट रोड कहा जाता है और वो दिल्ली में है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कैंट रोड पर अक्सर लोगों का सामना सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक महिला से होता है। यहाँ सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला अक्सर आधी रात में लोगों से लिफ्ट मांगती नजर आती है। अक्सर ये लोगों की गाड़ियों का पीछा भी
करती है, इसलिए यहाँ से जितनी तेज़ी से गाड़ी भगा सकते हैं उतनी तेज़ी से लोग भगाते हैं और कहते हैं कि जो लोग इन लेडीज़ों को गाड़ी में लिफ्ट दे दिया करते हैं उनका कुछ पता नहीं चल पाता। ऐसे ही महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, इस हाईवे पर हमेशा ऐसे हादसे और मौतें होती हैं जिस पर आंखें यकीन ही नहीं कर पाती। एक आदमी का इस हाईवे पर बेहद डरावना अनुभव भी रह चुका है। वह जब अपने पिता के साथ इस एक्सप्रेस वे से गुजर रहा था तो एक औरत ने लिफ्ट मांगी तो उसके पिता ने लिफ्ट दे दी। कुछ देर बाद उस औरत से बातचीत भी हुई। बाद में उसे जहां जाना था वहां पे छोड़ भी दिया। कुछ देर बाद फिर एक औरत ने लिफ्ट मांगी। देर रात होने की वजह से उसे भी लिफ्ट दे दी। रास्ते भर कोई न कोई औरत लिफ्ट मांगती रही, लेकिन गाड़ी में पीछे देखने पर कोई नज़र नहीं आया। जिसके बाद उन्होंने गाड़ी को बिना रुके तेज़ी से भगाया और उनका ये तक कहना है कि वो जब पीछे मुड़कर देख रहे थे तो उनको आवाज़ें तो आ रही थी, पर जब वह गाड़ी चला रहे थे तो उनको गाड़ी में अपने अलावा कोई और औरत का भार समझ में ही नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि वो गाड़ी तो चला रहे हैं पर पीछे कोई औरत नहीं बैठी है। उनको ये लग रहा था कि वह सिंगल ही अपनी गाड़ी पर बैठे हैं और उनके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न बनी हुई रही। हेलो दोस्तों, मैं जॉर्ज आज आपको मलेशिया के एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताऊंगा जो अपनी हॉन्टेड गतिविधियों के लिए ना सिर्फ मलेशिया में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम है। इस हाईवे का नाम है हाईवे कर्क हाईवे। दोस्तों, कर्क हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में हुआ था और 1977 में इस हाईवे को पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया था। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पर बहुत से एक्सीडेंट होने लगे और पुलिस द्वारा जांच करने पर उनमें से ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल चीज़ ही निकलती। जैसे कई बार किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती तो गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को बताता था कि इस कर्क हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी के आगे अचानक से एक पुराने मॉडल की पीली रंग की वॉल्क्सवैगन कार आ गई, जिससे टक्कर होने से बचाने के लिए उसने अपनी गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मोड़ते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कर्क हाईवे पर होने वाले ज़्यादातर एक्सीडेंट उसी पीले रंग की वॉल्क्सवैगन गाड़ी की वजह से ही होते हैं। कई बार मलेशियन पुलिस ने उस पीली वॉल्क्सवैगन गाड़ी को ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन उनको वह गाड़ी हाथ ना आई। दोस्तों, अब मैं आपको उस पीली वॉल्क्सवैगन गाड़ी की कहानी बताता हूँ। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि सन 1956 में कर्क हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपनी ही पति को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था और मारने के बाद उस औरत ने अपने पति की लाश को उसी पुराने मॉडल की पीली वॉल्क्सवैगन गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि तब वहां पर कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहां पर कर्क हाईवे का निर्माण हुआ और जैसे ही वहां पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से उस हाईवे पर वह पीली वॉल्क्सवैगन बहुत ही रहस्यमयी ढंग से दिखना शुरू हो गई और उसी पीली वॉल्क्सवैगन की वजह से वहां पर बहुत से एक्सीडेंट भी होने लगे। वह पीली वॉल्क्सवैगन हमेशा रात के वक्त ही उस हाईवे पर दिखाई देती है और देखने पर अचानक से वहां से गायब भी हो जाती है। बहुत से लोगों ने उस पीली वॉल्क्सवैगन को देखने का दावा किया है और कुछ लोगों ने तो उस गाड़ी की फ़ोटो भी खींची है। दोस्तों, कर्क हाईवे पर सिर्फ उस पीली वॉल्क्सवैगन का ही आतंक नहीं है, बल्कि हाईवे पर कोई और भी तरीके की पैरानॉर्मल चीज़ है। जैसे एक 9 साल का लड़का जिसकी दोनों आंखों से खून निकलता रहता है। वह लड़का भी रात के वक्त ही लोगों को दिखाई देता है। कई लोगों ने उस लड़के को देखने का दावा भी किया है और जिन लोगों ने उस लड़के को देखा है
उन लोगों ने यह बताया है कि वह लड़का उनसे अपनी माँ के बारे में ही पूछ रहा था और बार बार पूछ रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, और एक ही रट को लगाए हुए था। और इतना बोलने के बाद वह लड़का जोर से चीखता है और फिर गायब हो जाता है। उस लड़की की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक औरत अपने 9 साल के बेटे के साथ अपनी कार से सड़क हाईवे से गुजर रही थी कि तभी ना जाने किस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में वह औरत तो बच जाती है, लेकिन उसके 9 साल के बेटे की दोनों आंखों में कार का शीशा घुस जाता है, जिस वजह से उस लड़के की मौके पर ही मौत हो जाती है। और तभी से उस लड़के की आत्मा कर्क हाईवे पर अपनी माँ को ढूंढते हुए ही भटकती है। दोस्तों, अब मैं आपको कर्क हाईवे पर घटी एक और बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो कर्क हाईवे पर कोई किसी तरीके की पैरानॉर्मल चीज़ें, भूत प्रेत तो पाए ही जाते हैं, लेकिन उन सारे घोस्ट में एक शैतान ऐसा भी है जो इंसानों को मारकर या तो खा जाता है या उनकी लाश के चीथड़े चीथड़े कर देता है। और दोस्तों, इस शैतान की कोई भी ओरिजिन स्टोरी नहीं है, मतलब किसी को पता नहीं है कि यह शैतान कर्क हाईवे पर कहाँ से आया और ये शैतान का इतिहास क्या है। खैर, अब मैं आपको इस शैतान की एक कहानी सुनाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से है कि एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनका एक 2 साल का बच्चा था, वह रात के वक्त अपनी कार में कर्क हाईवे से गुजर रहे थे। तभी कर्क हाईवे पर एक पेड़ के नीचे जाकर उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। उनकी कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। यह देखकर वह आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और उसने बोनट खोलकर चेक किया, तो उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख चुका है। फिर उस आदमी ने अपनी कार में चेक किया कि अगर पीने वाला पानी ही मिल जाए तो वह उसमें रेडिएटर में डाल सकता है, ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और वह लोग वहाँ से तो कम से कम निकल जाएं। लेकिन पीने वाली पानी की बोतल भी खाली पड़ी थी। फिर उसने बाद वह आदमी वापस अपनी कार में बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहाँ गुजरने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजरी, तो वह आदमी पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर अपनी कार से बाहर निकला और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और गाड़ी के सारे दरवाजे अंदर से लॉक ही रखना। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है। उसके बाद वह आदमी पानी की खाली बोतल लेकर ढूंढने के लिए निकल गया। उस आदमी को पानी ढूंढने गए हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि तभी कार में बैठी उसकी पत्नी एकदम से डर के मारे चीख पड़ी, क्योंकि उसकी कार की छत पर एकदम से कोई भारी चीज़ आकर गिर गई थी। उस भारी चीज़ के कार की छत पर गिरने के बाद कार की छत से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई भयानक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा हो। वह भयानक आवाज़ें सुनकर वह औरत इतना डर गई कि उसने डर के मारे अपने बच्चे को ही छाती पे चिपका लिया। फिर थोड़ी देर में पुलिस की पेट्रोलिंग कार भी वहां आ गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार उस औरत की कार से कुछ मीटर की दूरी पर जाकर रुक गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहां आने के बाद उस औरत की कार की छत पर आवाज़ें बंद हो गईं। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस ऑफिसर बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा कि जल्दी से आप अपनी कार से बाहर निकलो। फिर वह औरत डरते हुए अपनी कार से बाहर आई और पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगी। फिर तभी दोबारा उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत से कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। ऑफिसर के इतना कहते ही उस औरत से उत्सुकता बर्दाश्त ही नहीं हुई और वो पीछे मुड़कर उसने देख ही लिया।
फिर उस औरत ने अपनी कार की छत पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह औरत जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। दरअसल उस औरत ने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके पति की बहुत ही बुरी तरीके से कटी फटी लाश पड़ी है और उसके पति की लाश का सर भी गायब था और कार की छत पर चारों तरफ से उसके पति का खून ही खून फैला हुआ था। फिर जल्दी से उन ऑफिसर ने उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बिठाया और हेडक्वार्टर में बैकअप और एक एम्बुलेंस बुलाई ताकि उस आदमी की लाश को ले जा सकें। फिर उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत को बताया कि वह हाईवे अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर ही रहे थे। तभी उन्होंने दूर से इस कार पर हाईवे को खड़ा देखा। फिर वह कार की तरफ बढ़ने लगे, पर तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक इंसान जैसा दिखने वाला कोई राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उस कार की छत पर कूदा और फिर वह राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। फिर तभी हम भी अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर उस कार की थोड़ी जांच पड़ताल करने पहुंच ही गए, पर जब तक हम कोई एक्शन ले पाते वह शैतान वहां से भागकर जंगल की तरफ चला गया था। हेलो दोस्तों, मैं नीरज आज आपको एक भूत बंगले के बारे में बताना चाहता हूँ। यूपी के मेरठ का जेपी ब्लॉक देश की 10 बेहद डरावनी जगहों में से एक है। माल रोड पर स्थित यह इमारत भूत बंगले के नाम से फेमस है। ये बंगला भूत प्रेत के किस्से और कहानियों की वजह से बहुत ही मशहूर है। ये कभी इलाके की शान हुआ करता था, लेकिन आज ये जर्जर इमारत डर और खौफ के नाम बन चुकी है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरीके की बातें भी करते हैं। बंगले के बारे में कई बातें सामने आई हैं। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते देखा जा चुका है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना ही छोड़ दिया है। नमस्ते दोस्तों,